हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इज इंटरनेशनल लॉ अ रियल लॉ और नॉट? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, तभी आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि क्यों इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ नहीं है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन ने 19th सेंचुरी में ये कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मोरल फोर्स है। वो किसी सॉवरेन से नहीं आया, ना ही उसे किसी लॉ गिविंग अथॉरिटी ने बनाया है, ना ही उसमें कोई सैंक्शंस है। पनिशमेंट्स को हम इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शंस बोलते हैं। तो ऑस्टिन ने 19th सेंचुरी में ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मोरल फोर्स है, ना ही उसे किसी लॉ गिविंग अथॉरिटी ने बनाया है और ना ही उसमें कोई पनिशमेंट्स दी हुई हैं। नेक्स्ट हॉब्स। हॉब्स भी यही बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ, क्योंकि उसमें कोई लीगल फोर्स नहीं होता, ना ही वो बाइंडिंग होता है एज द कमांड ऑफ सॉवरेन। नेक्स्ट हॉलैंड भी यही बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ। उसके साथ ही साथ हॉलैंड ये भी बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी दो पैरेलल लाइन को देखें, एक पैरेलल लाइन हो गई जूरिस्प्रूडेंस और दूसरी पैरेलल लाइन हो गई इंटरनेशनल लॉ, तो आप किसी दो पैरेलल लाइंस को देखें तो वो कहीं एक जगह दिखेंगी कि वो मिल रही हैं, लेकिन वो कभी भी वास्तविक में नहीं मिलती हैं। तो हॉलैंड के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जो है वो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। अब हम ये देखते हैं कि क्यों हॉलैंड के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। हॉलैंड ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेंटरी फॉलो किया जाता है, हैबिचुअली फॉलो किया जाता है स्टेट्स के द्वारा जब वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, और सिर्फ आउट ऑफ कर्टसी। ना ही ये क्या बोलते हैं सैंक्शंस है, ना ही कोई उनके लिए जरूरी है उसको फॉलो करना, वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ कर्टसी उसे फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हॉलैंड ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सॉवरेन से नहीं आया, ना ही उसमें कोई सैंक्शंस है। इस वजह से भी वो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। इंटरनेशनल लॉ में हॉलैंड के हिसाब से कोई जज नहीं होता, कोई आर्बिट्रेटर नहीं होता जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर पाए। और जो रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं आउट ऑफ कर्टसी। पर ये जो व्यू है हॉलैंड का वो जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। फिर उसके बाद लॉर्ड सेल्सबरी भी यही बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ रियल लॉ, क्योंकि इस इंटरनेशनल लॉ को ट्रिब्यूनल्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो वर्ड लगाया गया है लॉ वो खुद ब खुद ही गलत है। तो इन सारे जूरिस्ट के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ क्यों है। तो देखिए, जो ऑस्टिन ने कंसेप्ट दिया था कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पनिशमेंट एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है, इसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए हेनरी मैने ये बोलते हैं कि जो पनिशमेंट जैसा वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया जाता है उन स्मॉल सेक्शन क्रिमिनल माइंडेड पीपल्स के लिए जिनको सच में क्राइम करना है। जो जनरल पब्लिक है वो इसलिए क्राइम नहीं करती क्योंकि पनिशमेंट्स दी हुई हैं क्राइम्स के लिए। वो इसलिए क्राइम नहीं करती हैं क्योंकि उनको क्राइम नहीं करना है, वो उनके मोरल वैल्यू के खिलाफ है। तो जो पनिशमेंट जैसा फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल सेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए है जिनको क्राइम करना है। तो हेनरी मैने के हिसाब से जो पनिशमेंट फैक्टर है वो ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कोई लॉ जो है वो रियल है कि नहीं। इसीलिए हेनरी मैने के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक रियल लॉ है। इसके अलावा जो दूसरे जूरिस्ट हैं लाइक हॉल, लॉरेंस, कॉर्बेट, वो भी यही बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ। अब हम दूसरे ऐसे रीजंस देखने वाले हैं कि क्यों इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है। तो सबसे पहले जब जॉन ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कहा था, वो उन्होंने 19th सेंचुरी में कहा था। और 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में कोई भी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं था, कोई भी सैंक्शन देने वाली पावर्स नहीं थी, कोई भी एनफोर्समेंट मशीनरी नहीं थी। तो इस वजह से देखा जाए तो ऑस्टिन ने जो उस टाइम पे इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कहा था वो कुछ हद तक सही है, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पीरियड तक के लिए। पर वो अब इस टाइम पीरियड में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल लॉ है वो टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो चुका है। जॉन ऑस्टिन ने ये भी कहा था कि सैंक्शन जो है, पनिशमेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। यानी कि अगर किसी लॉ में सैंक्शंस नहीं है, पनिशमेंट्स नहीं है, तो वो लॉ ही नहीं है। लेकिन अगर हम देखा जाए, एग्जाम्पल लें म्यूनसिपल लॉ का,
तो म्यूनिसिपल लॉ वो लॉ मतलब स्टेट के इंटरनल लॉज होते हैं, जैसे कि इंडिया के इंटरनल लॉज म्यूनिसिपल लॉज कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि म्यूनिसिपल लॉज में भी कई सारे क्राइम्स की पनिशमेंट्स दी गई हैं, पर क्या उन पनिशमेंट्स की वजह से क्राइम्स नहीं हो रहे हैं? क्या मर्डर के लिए पनिशमेंट्स नहीं दी गई हैं, रेप के लिए पनिशमेंट्स नहीं दी गई हैं, पर पनिशमेंट्स के बाद भी मर्डर रेप हो रहे हैं ना? तो वैसे ही जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ में सैंक्शंस दी गई हैं फिर भी क्राइम्स हो रहे हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लॉ में भले ही सैंक्शंस नहीं दी गई हैं, लेकिन हम उस बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक रियल लॉ नहीं है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स भी था कि इंटरनेशनल लॉ क्यों रियल लॉ है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है उसका वन ऑफ द सोर्स जो है वो कई सारी ट्रीटीज, कन्वेंशंस, कस्टम्स बहुत सारा है। यानी कि अब हम आज के पॉइंट ऑफ टाइम में ये नहीं बोल सकते कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे लेजिस्लेशंस नहीं है। कई ऐसी ट्रीटीज बनाई गई हैं, कई ऐसे कन्वेंशंस, कई ऐसे कस्टम्स बनाए गए हैं जो कि ये मानती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लेजिस्लेशंस है। स्टेट्स जो हैं अपने आप को बाउंड भी मानती हैं इन सारे रूल्स में, और अगर कोई स्टेट जो है इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को वायलेट करती हैं तो कई पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं अग्रीव्ड स्टेट्स के द्वारा भी और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो डिसीजंस हैं वो उन पार्टीज पे पूरी तरीके से बाइंडिंग होते हैं, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो ये मेक श्योर करती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को फॉलो करे दोनों पार्टीज। और अगर कभी भी दो पावरफुल नेशंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो हेल्प करता है इन दोनों नेशंस की कि वो अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब की बातों से हमें ये पता चलता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक रियल लॉ है। आगे यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन ट्रू लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जो ऑस्टिन का कंसेप्ट था कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ 19th सेंचुरी तक ही सीमित था। लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो में हम ये नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। और अब ऑस्टिन की डेफिनेशन जो है हम इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर हम ऑस्टिन की डेफिनेशन आज के टाइम पे हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है वो अपनी वैलिडिटी को, लीगल वैलिडिटी को खो देगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट को हेल्प करता है गवर्न करने के लिए इन टाइम्स ऑफ पीस, इन टाइम्स ऑफ वॉर भी। इन टाइम्स ऑफ पीस कैसे? वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताता है स्टेट्स की कि क्या उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे, उनका कंडक्ट एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स को इन टाइम्स ऑफ वॉर भी गवर्न करने में हेल्प करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कब होगा, कस्टम्स क्या फॉलो किए जाएंगे, प्रोसेस क्या होगा, वॉर प्रिजनर्स के साथ डील कैसे किया जाएगा। और इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स को न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पे दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा चल रहा है तो जरूरी नहीं है तीसरी कंट्री भी उस झगड़े में शामिल हो, वो न्यूट्रल रह के भी दोनों के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें ये टॉपिक पढ़ना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तभी मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे और नई वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।